Assalamualaikum. This is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. As we have started unit number 3, that is gases, and in the previous video we have derived Boyle's law and Charles' law from kinetic gas equation. Now in this video we will derive Avogadro's law and Graham's law of diffusion. So let's get started. ओके जी, इस वीडियो में हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन से एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिराइव करेंगे। अगर हम लोगों को एवोगैड्रो लॉ डिराइव करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करते हैं दो गैसेस 1 and 2, गैस 1 एंड गैस 2, जिनका प्रेशर सेम होगा एट द सेम प्रेशर एंड हैविंग द सेम वॉल्यूम और सेम प्रेशर पर दो गैसेस को कंसीडर कर लिया गया। फिर उसके बाद क्या है जी, देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर n1 एंड n2 और उनके मास ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जी, m1 एंड m2। उनके मतलब गैस 1 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 है और गैस 2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 है, और इसी तरह मास जो है गैस 1 का वो m1 है और जो गैस 2 है उसका क्या है, m2 है। और उनकी काइनेटिक इक्वेशन फिर हम कैसे लिखेंगे, काइनेटिक इक्वेशन होती है जी हमारे पास PV इज इक्वल्स टू, नॉर्मल जो काइनेटिक इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल्स टू 1/3 mNc बार का स्क्वायर। अब हम इन दोनों गैसेस के लिए अलग अलग लिखेंगे। सो गैस 1 के लिए क्या हो जाएगी जी, PV इज इक्वल्स टू 1/3 m1n1c1 बार का स्क्वायर हो गया। गैस 1 के लिए हमने साथ 1 सबके साथ लगा देनी है। उसके बाद है जी सेकंड पॉइंट, दैट इज जो गैस 2 है उसके लिए क्या होगा, PV इज इक्वल्स टू 1/3 m2n2c बार का स्क्वायर, तो C2 का C बार स्क्वायर हो गया। ओके, यह है गैस 2 के लिए। गैस 2 के लिए हमने इन सब के साथ साथ 2 लगा देना है। अब ये दोनों गैसेस हैं, इनको हम लोगों ने करना है कंपेयर। सो कंपैरिजन के लिए क्या होगा, गैस 1 इज इक्वल टू गैस 2 है, यानी कि जो गैस 1 के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट की इक्वेशन दैट इज 1/3 m1n1c1 बार का स्क्वायर, C1 बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके है जी, गैस 2 के, दैट इज PV दैट इज 1/3 m2n2 और C2 बार स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1/3 और 1/3 टर्म्स सेम है, सो ये दोनों टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट होगी तो हमारे पास क्या बचा जी, m1n1c बार का स्क्वायर और दूसरी तरफ क्या बचा, m2n2c2 बार स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब है जी नेक्स्ट पॉइंट कि अगर when temperature of both the gases is same, अगर टेम्परेचर सेम हो तो उनकी मीन काइनेटिक एनर्जी जो होगी पर मॉलिक्यूल वो भी सेम होगी। और एज वी नो कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है जी 1/2 mv का स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी बाय 2 m1, और हम लोग एनर्जी जो स्पीड है वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं हम c मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी गैस की हम लोग लेंगे c1 बार का, c1 स्क्वायर बार हो गया। क्लियर। और इसी तरह गैस 2 में हम लोग क्या करेंगे, जहां पर भी 1 लगा है उसकी जगह हम लोग 2 लगा देंगे। सो अगर टेम्परेचर दोनों गैसेस का सेम होगा तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम होगी। सो दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने सेम करी। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जी कि 1/2 m1c1 स्क्वायर बार स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी, 1/2 m2c बार स्क्वायर 2 हो गया। अब यहाँ पर भी हमारे पास 1/2 और 1/2 जो है वो सेम है, तो ये दोनों टर्म क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। जब यहाँ पर 1/2 और 1/2 कैंसल आउट हुआ तो पीछे हमारे पास क्या बचा जी, m1c1 बार स्क्वायर और m2c2 बार
स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पर ये आ रहा है कि m, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल टर्म्स हैं। m1 और c1 बार स्क्वायर इक्वल है m2 और c2 के, ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है। अब जब ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं, इट मींस कि जो अभी हम लोगों ने किया है ये वाली टर्म, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास था m1 n1 c1 बार स्क्वायर, ये वाली टर्म, और ये दो टर्म्स थी हमारे पास। इसमें हम लोगों ने अभी कर दिया कि m1 c1 जो है वो इक्वल है। अभी हम लोगों ने किया कि m1 c1 बार स्क्वायर इक्वल्स टू है m2 c2 बार स्क्वायर, इसके इक्वल है। तो इट मींस अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल है तो इन दोनों टर्म्स को मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, यानी कि ये m1 और ये c बार स्क्वायर, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये दोनों टर्म्स भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, जस्ट n1 और n2। सो इसीलिए अब हमारे पास क्या टर्म आ गई है जी, n1 एंड n2, n1 इज इक्वल्स टू है n2 के। क्लियर? या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट की, इस इक्वेशन को हम लोगों ने कह दिया 2, और जो पीछे इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोगों ने कह दिया 1। तो हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे बाय 2। तो अगर यहाँ पर मैं इसे डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा जी, m1, सपोज अगर हम इक्वेशन 1 ऊपर लिखते हैं m1 n1 c बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म, और इसी तरह अगर हम यहाँ पर करते हैं तो क्या होगा जी, हमारे पास अगर हम यहाँ पर लाएं तो क्या होगा जी, तो क्या हो जाएगा जी, m2 n2 c बार c स्क्वायर बार c 2 बार का स्क्वायर हो गया, बार का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर अब हम इसको भी डिवाइड करें इससे तो क्या हो जाएगा, अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा जी, ये m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस m1 से c1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया इस वाली टर्म से, तो पीछे क्या बचा n1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ये वाला m2 कैंसिल, यहाँ पर ये m2 कैंसिल आउट हुआ इस m2 से, और ये वाला c बार स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया इससे, तो पीछे क्या बचा n2, यानी कि हमारे पास आंसर आया n1 is equals to n2। So it means कि equal volume of all the gases at same temperature and same pressure contain equal number of molecules, which is Avogadro's law। Avogadro's law हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि equal volume of all the gases at same temperature and same pressure they contain equal number of molecules। सो ये अभी हम लोगों ने काइनेटिक गैस इक्वेशन के थ्रू भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है जी, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बाय काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब एज वी नो कि काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। Now, if we take 1 mole of gas having Avogadro's number of molecule, अब हम क्या करेंगे जी इसके लिए कि हम एक मोल ऑफ गैस लेते हैं जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट मींस कि n इज इक्वल्स टू किसके है जी, Na के, Na आ जाएगा क्योंकि वो एवोगैड्रो नंबर के मॉलिक्यूल के इक्वल है, एवोगैड्रो के इक्वल है। सो हमारी इक्वेशन अब बन जाएगी PV इज इक्वल टू 1/3 mNa c बार स्क्वायर, यहाँ पर Na आ जाएगा बिकॉज इट इज एवोगैड्रोस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि मोलर मैस, मोलिकुलर मैस ऑफ अ गैस वो किसके इक्वल होता है जी, MNa के इक्वल होता है। पास MNa लिखा हुआ है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे मॉलिक्यूलर मैस से। सो PV is equals to 1/3 mc bar square, where m is mNa, m is equals to mNa। okay जी, यहां से हम लोगों ने इस इक्वेशन से अब रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर यहां से हम लोग निकालें तो किस तरह से होगी जी, c स्क्वायर इज इक्वल टू c बार स्क्वायर जो है वो इधर ही रहेगा, और
ये जो सारी टर्म है यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2 के लेफ्ट साइड पर जाकर यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा जी 3pv, और ये जो m है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस जगह पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस जगह पर आकर हमारे पास m क्या हो गया जी, डिवाइड। यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आकर हमारे पास m डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, c बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3pv डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू आई है, c बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3pv डिवाइडेड बाय m, जो कि अभी हम लोग फाइंड करके आ चुके हैं। हम दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे, वी कैन से स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट अंडर रूट सी बार स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी हम इस टर्म का अंडर रूट या स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पर v है, इस v को अगर हम थर्ड में लिख दे, इस v को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m डिवाइडेड बाय v, क्योंकि जो थर्ड डिवीजन में पॉइंट आ रहा होता है वो बेसिकली मल्टीप्लाइड ही होता है। सो असल में m डिवाइडेड बाय v हम लोग इसको डेंसिटी के टर्म में लेकर जाना चाह रहे हैं, इसी वजह से हम लोगों ने m डिवाइडेड बाय v किया। ये बात वही है, ये जस्ट हम इसको थर्ड डिवीजन में इस वजह से लेके आ रहे हैं क्योंकि थर्ड डिवीजन इज बेसिकली मल्टीप्लाई। सो ये रहेगा मल्टीप्लाई में, लेकिन हम जस्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको m डिवाइडेड बाई v की फॉर्म में लेकर m डिवाइडेड बाई v इज इक्वल्स टू होता है d के बराबर। तो अब हम इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेंसिटी से, तो यहाँ पर डेंसिटी से हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब हम लोगों के पास क्या बचा जी, अंडर रूट 3p डिवाइडेड बाय d आ गया। यहाँ पर हमारे पास d आ गया, और हम लोगों ने पढ़ा था कि v इज, अब इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है कि v जो है वो मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस है, चूंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है जी, वो किसके इक्वल है हमारे पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन के प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास क्या टर्म आएगा, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा क्या निकल रहा है जी, यहाँ पर हम लोगों ने ये बोला कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन के बराबर है। तो इस अंडर रूट सी बार स्क्वायर को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया आर से, तो हमारे पास क्या टर्म बची कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट 3p बाई डी के। अब अगर एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो ये p जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब 3 भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, तो इट मीन्स के 3p वो कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास क्या होगा जी, कांस्टेंट प्रेशर पे जस्ट जो वेरिएबल टर्म बची वो क्या है जी, डेंसिटी है। वो टर्म है हमारे पास, वेरिएबल जो है वो डेंसिटी है। तो हमारे पास आ गया कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के, विच इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि हम लोग पहले स्टडी करके आ चुके हैं। So this was all about, I hope so कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned, subscribe to my channel. Thanks for watching.